हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 11 फिजिक्स में। ठीक है, तो क्लास 11 फिजिक्स में हमने जो लास्ट एंड किया था वो एंड किया था रेक्टिलिनियर मोशन से पहले जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट कब होता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था हमने, मोशन में कब होता है, ये सब हमने डील कर लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है मोशन। ठीक है, मोशन जो अभी हमें आगे जो पॉइंट्स है वो जरा आपसे थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझ लेंगे आप। ठीक है, जरा उसको देखेंगे कैसे केस होता है। हमने पॉइंट मास बॉडी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पॉइंट मास बॉडी। कोई भी बॉडी जो अपने साइज के कंपैरिजन बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास बॉडी। तो जब एक पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और जब एक बॉडी जो कि पॉइंट मास बॉडी नहीं है जब वो मूव करती है तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी पॉइंट मास बॉडीज पैरेलल लाइंस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हो। दिस इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। जब एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, पॉइंट मास बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। बट जब एक बॉडी जो कि पॉइंट मास बॉडी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दे विल मूव इन पैरेलल लाइंस। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 6 बॉल्स हैं, अब वो बॉक्स मूव कर रहा है तो वो 6 की 6 बॉल्स किस में मूव करेंगी? पैरेलल लाइंस में मूव करेंगी। दैट इज काइंड ऑफ दिस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलर केस किस में आता है? सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन में। सर्कुलर मोशन कब होगा? देखो ध्यान रखना, दोनों तरीके की बात करेंगे हम यहाँ पर। आप इसमें भी ले लो, अगर पॉइंट मास बॉडी सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है यानी सर्कुलर मोशन कर रही है दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। बट अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग इन कोसेंट्रिक सर्कल्स। यानी कि आप फिर से वही बात ले लेते, 6 बॉल्स है, वो एक पूरी बॉडी है, बॉक्स एक पूरी बॉडी है। अब वो कैसे मूव करेंगे? एक बॉल ऐसे मूव कर रही है, दूसरी बॉल ऐसे मूव कर रही है, तीसरी बॉल ऐसे मूव कर रही है, चौथी बॉल ऐसे मूव कर रही है। तो काइंड ऑफ दे आर मूविंग इन कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं इसे हिंदी में। तो कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ये मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। ठीक है, दोनों का पॉइंट बड़ा सेम है। पॉइंट मास बॉडी जब चलेगी दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक जो मान लो कि आपका कोई भी एक पर्सन है या एक आदमी है, ठीक, एक पर्सन अकेले मूव कर रहा है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, या अकेले सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन। बट अगर मान लो आपने आज तक कभी परेड देखी हो, आपने सबने परेड देखी हो, तो परेड में क्या होता है? बहुत सारे जो पर्सन है वो एक साथ एक काइंड ऑफ ग्रुप बना के चलते हैं एंड दे मूव इन द पैरेलल लाइंस। अगर वो पैरेलल लाइंस में चलते हैं दे विल डू ट्रांसलेटरी मोशन। वो एक बॉडी बना लेते हैं, अपने आप को एक बॉडी की तरह एक्ट करते हैं और उसके पार्टिकल कैसे मूव करें? ट्रांसलेटरी मोशन। और वही अगर सर्कल में घूम जाए तो दे विल फॉर्म अ कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल बना देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। अब आपके पास 2 पॉइंट्स और आते हैं, ठीक है, जिनका इस सिस्टम पॉइंट मास बॉडी है या फिर आपकी ऐसी बॉडी है जो पॉइंट मास बॉडी नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या केस है? ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, जरा से हम इधर समझ लेते हैं। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी दोनों की डेफिनेशन सेम ही होती है। क्या होता है? अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो यानी एक बार फॉरवर्ड जाती है, एक बार बैकवर्ड आती है, एक बार फॉरवर्ड जाती है, डांस मूव ना देखे, ठीक है, ऋतिक रोशन का डांस मूव, ये फॉरवर्ड गई बैकवर्ड आई मजाक करो। तो अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, टू एंड फ्रो, ठीक है, टू फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मूव करती है, दैट इज नोन एज
ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, हम इन दोनों में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो देखो आपका फोन वाइब्रेट होता है, बट घड़ी का जो क्लॉक पेंडुलम होता है वो क्या होता है, ऑसिलेट होता है। तो ऑसिलेशन में और वाइब्रेशन में क्या फर्क होता है कि इसमें वेव्स बहुत छोटी बनती है, ठीक है, और ऑसिलेटरी वेव्स कुछ इस टाइप की बनेगी। क्यों होता है ऐसा, इसमें जो मोशन होता है, वाइब्रेटरी में जो मोशन होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। आपने अभी देखा होगा जो प्रीवियस वीडियो केमिस्ट्री की आई है, केमिस्ट्री 11 की, आप देखना उसमें 1/t लिखा है। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस होती है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, वेव्स बहुत ज्यादा बनेगी, तो बहुत छोटे से ही डायरेक्शन में मोशन करता है, वो इस तरीके से मोशन करता है वाइब्रेटरी ऐसे। आपका फोन वाइब्रेट होता है, आपको पता भी नहीं लगता कि फोन वाइब्रेट हो गया, बट और वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड में, यानी फोन कैसे वाइब्रेट होता है, अगर ये फोन रखा हुआ है, सपोज ये फोन है, तो कैसे वाइब्रेट होता है, इतना इधर गया, इतना इधर गया, इतना इधर। कभी आपको दिखता है कि कितना ऊपर है कितना नीचे, कभी नहीं दिखता, क्योंकि बहुत तेजी से और बहुत मिनिमम वो अपनी मीन पोजीशन से मूव करता है। बट ऑसिलेटरी मोशन में इजीली और धीरे धीरे मूव करता है, गया वापस आया, गया वापस आया, तो अपनी मीन पोजीशन से बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड लार्ज होता है और वाइब्रेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मींस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे क्रस्ट चाहे ट्रफ, किसी में भी डिस्प्लेसमेंट हो। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होती है, फोन अपनी मीन पोजीशन से, अपनी पोजीशन से बहुत कम, अपनी पोजीशन से बहुत कम मूव होता है, डिस्प्लेस होता है, बट आपको जो बोब पेंडुलम है वो दिखता है। तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में आप क्या कह सकते हो कि द मोशन इन विच अ बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो एंड हैविंग अ लार्ज एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड इट हैज लार्ज एम्पलीट्यूड, then that is known as oscillatory motion. And if a body is moving to and fro and very less amplitude, and it have very less amplitude, then it is known as vibratory motion. और frequency का केस भी कह सकते हो, इसमें frequency कम होती है और इसमें frequency कम होती है, इसमें frequency ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो क्या था आपके टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, ठीक है। अब आगे जरा बात करते हैं हम, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो समझने के हैं और थोड़े से ज्यादा इजी भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कभी पढ़े ना हो, क्योंकि बहुत सारा एक बात है कि 11th की जो फिजिक्स है वो 9th की फिजिक्स से काफी मैच करती है। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो काफी कुछ आपको याद होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। स्केलर वो होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस है उनका रियल वर्ल्ड में, उनकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, बट दे डोंट हैव डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं इसको किधर भी चला दूं, ठीक है, बट इंक के फ्लो होने की डायरेक्शन है। इंक जो इसके अंदर डली हुई है उसका तो फ्लो होना है बाहर की तरफ आएगी, अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूं तो बाहर की तरफ आएगी। तो स्केलर क्या होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, उसे हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि ये मार्कर है, इसको किधर भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे कि अभी आप समझ सकते हो कि कोई ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, यस, उसकी कोई वैल्यू है, यस, एंड इट विल मूविंग इन अ डेफिनेट फिक्स डायरेक्शन, या डेफिनेट डायरेक्शन है, उसकी कोई एक डायरेक्शन फिक्स है कि भाई साउथ जा रही है, नॉर्थ जा रही है, साउथ नॉर्थ जा रही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सपोज ए बी सी डी, कुछ भी आप किसी भी वैल्यू से दिखा सकते हो, एंड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। एरो किसका सिंबल है कि दे हैव अ डायरेक्शन, ठीक है, उनकी क्या है, एक डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। देखिए ज्यादा टाइम ऐसा खराब नहीं करना कि काइंड ऑफ कि भाई हाँ भाई बोलते जाओ, 10 एग्जांपल ले लो,
कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी सोचने की कोशिश करो। आपको साइंस तभी समझ में आएगी जब आप उसे रियल वर्ल्ड में अपने साथ कनेक्ट करके देखने की कोशिश करोगे। इसीलिए फिजिक्स आपको ज्यादा समझ में आती है, रीजन यही है। बट केमिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है, जस्ट आपको कनेक्ट करने की देर है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि स्कूल्स में जनरली लैब्स अवेलेबल नहीं होती, तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करते, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट करो तो आपको चीजें अच्छे से याद रहेगी। हाँ ठीक है, इसको ऐसे करने पे कलर बदल जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से आपका इंटरेस्ट खो जाता है। बट कोशिश किया करो जितना आप अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट कर पाओ, जिस चीज को जितना कनेक्ट करोगे वो चीज उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगी। मूवीज याद रहती है क्योंकि आप उससे कनेक्ट करते हो, रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये भी एक मूवी तो है, हम हीरो नहीं है, हम सिर्फ एक कथाकार है एक ऐसी कथाकार है जो हर लोग, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर गाते हैं, ठीक है, और हर साल गाते हैं। चलिए, बोर नहीं होते? बोर तो बेटा क्या होना है, क्योंकि एक ऐसी कथा है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। गीता, भगवत गीता जी के बाद, रामायण के बाद यही तो है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए जरा इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपने जो पाथ चूज किया, उस पाथ की जो लेंथ आई उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। उस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मतलब जैसे मान लो कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है। अब जब आपको स्कूल जाना तो आपने कोई ना कोई रास्ता तो पकड़ा होगा। उस रास्ते की कुल कितनी लंबाई थी, आपके अपने घर से लेके स्कूल तक पहुंचने में जो रास्ता आपने लिया, जिस रास्ते से आप होकर गुजरे, उस रास्ते की कुल कितनी लंबाई थी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ, ठीक है। पथ तो जानते हैं हिंदी में पथ का मतलब रास्ता होता है, तो पाथ की लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस क्या हो गया कि पाथ की लेंथ जो होगी कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is also the path length. Then what is the difference between distance and displacement? The difference is displacement is the shortest path. Shortest path. अपने वाले से मिलने जाना है, अपने वाले से मिलने जाना है, दोस्तों के साथ खेलने जाना है, बंक मारना है, कहीं जाना, सबसे छोटा पाथ, भर गायब हो जाओ फुर्र से गायब हो जाओ। तो भर इसलिए बोला बुलेट वाले बंदे ज्यादा है तो क्या है, एक तरीके से कि सबसे छोटा पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिखा देते हैं जरा, कलर चेंज कर देते हैं आपकी जिंदगी का। ये लो खुश, तो सबसे छोटा पाथ लेंथ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बट सी द डिफरेंस इज, द मेन डिफरेंस इज कि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ इस गली से ऐसे मुड़ के चले जाइए, सबसे छोटा पाथ है। नहीं, इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको क्रेन दे दी गई है, तोड़ दो, बस आपको पहुंचना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आपको हेलीकॉप्टर बिठा दिया गया, एयर ड्रॉप लेना है, पबजी वाले बहुत बनते हैं, फ्री फायर वाले, एयर ड्रॉप लेना है, तो क्या करोगे, टेढ़ा मेढ़ा एयर ड्रॉप लोगे, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे लोगे ना, बिल्कुल सीधा। तो सबसे छोटा पाथ, और वो भी स्ट्रेट लाइन में होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस में तो आपका मन पड़े, जैसे घूम फिर के जैसे मन पड़े, चाहे ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब कोई भी पाथ लेंथ, बस आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, और जो भी पाथ कवर किया, चाहे छोटा पाथ हो चाहे बड़ा पाथ हो, वो सब किस में आएगा, डिस्टेंस में आएगा। और डिस्टेंस का स्पेशल केस कि सबसे छोटा पाथ, वो भी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या निकाल के आता है कि डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस का स्पेशल केस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहां से आपके कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर हम जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब it does not have unique value, not a unique value, इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती। फर्स्ट सेकंड, इसकी यूनिक वैल्यू होती है,
ठीक है। थर्ड जो होता है यूनिक वैल्यू, कैसे भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या एक ही रास्ता है? नहीं, कितने सारे रास्ते हैं, जैसा मन पड़े उधर से चले जाओ, तो उसकी डिस्टेंस के लिए स्पेशल वैल्यू नहीं है। बट जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो उसके लिए एक वैल्यू फिर से, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होगा, सबसे छोटा पाथ एक ही होगा। अगर उससे भी छोटा मिल जाता है तो आपने गलत निकाला, आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो सबसे छोटा पाथ एक ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होती है। अब डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अगर मोशन किया है तो ये कभी जीरो नहीं होगा, अगर बॉडी ने मोशन किया है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। कैसे, जरा देखते हैं। इसके लिए भी हमारे पास सपोज एक पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड हियर इज पॉइंट बी। अब ये क्या करता है, यहां गया और यहां के बाद वापस ए पर आ गया। ए से पहले बी गया और बी से ए वापस आ गया। आप स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गई, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट किया और कहां एंड किया, उन दोनों के बीच का छोटा पाथ। तो ए से ही स्टार्ट किया और ए पर ही एंड कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। बट डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता, छोटा पाथ बड़ा पाथ, उसे सिर्फ पाथ लेंथ से मतलब। तो यानी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए बी प्लस में बी। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए बी प्लस में बी। ऐसा समझ में, डिस्टेंस का मतलब है जो भी पाथ कवर किया जस्ट उसकी लेंथ बता दो। जैसे आपकी बाइक में लगा होता है ना ओडोमीटर, क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, जितना आपने चला है बस उसका मतलब, हमें और नहीं मतलब, छोटा पाथ है बड़ा पाथ है। ठीक है, तो ये जीरो भी हो सकता है। अब नेगेटिव का क्या केस है, हम बोले तुम साउथ जाओ और तुम कहा हम नहीं नॉर्थ जाएंगे, तुम साउथ की बजाय नॉर्थ चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब इससे एक पॉइंट और निकल जाता है, जरा उसे समझते हैं। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू तो आती है, बस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, यानी इसकी डायरेक्शन फिक्स है। यानी कैसे, अगर मैंने कहा आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो मैंने डायरेक्शन दे दी स्कूल जाना है, अब इधर मुड़ोगे नहीं, सबसे छोटा पाथ एक ही है, उसी डायरेक्शन में जाना है, तो आपकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। दैट मींस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है अगर आपने इस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको किसी ने कहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, अगर आप अपोजिट गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है किसके लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जरा आगे समझते हैं। होप सो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गए हो। इसके लिए मैं एक आपके लिए छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, सो दैट कि और क्लियर हो जाए। अगर नहीं क्लियर है तो मान लो कि आपने स्टार्ट किया पॉइंट पी से, ठीक है, आप यहां ले लेते हैं केस, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस है 7 और ये डिस्टेंस है 3। ठीक है, 5 3 7, कोई 90 नहीं है, कोई 90 नहीं बता रखा भाई, कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। अब क्या है, हुआ ये है कि मार्कर गिर गया है, तो पहले P से Q जाता है, कहां जाता है, P से Q जाता है, देन Q से कहां जाता है, R जाता है। आपसे पूछता है डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यू पूछी गई है। मैंने आपको क्या बताया था डिस्टेंस के लिए, सिर्फ एक्चुअल पाथ देखो, तो एक्चुअल पाथ है PQ फिर QR, तो डिस्टेंस क्या आएगा यहां पर, PQ प्लस QR, एंड PQ की वैल्यू है 5 और QR की वैल्यू कितनी है, 7, दैट मींस 12। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में थे तो आप इनके आगे सेंटीमीटर लिख दो। अब आपसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज, मैंने क्या बोला, इनिशियल पॉइंट देखो और फाइनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। सो सिर्फ P को देखो और R को देखो,
तो P और R के बीच डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द केस, डिस्टेंस आया 12 और डिस्प्लेसमेंट आई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किसके लिए था आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए ये आपके पॉइंट्स थे। तो होप सो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद स्पीड वाला केस है आपको जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्पीड एंड वेलोसिटी का केस। ठीक है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, आप काफी कुछ जानते हो, बट उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है और स्पीड और वेलोसिटी को हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर देंगे सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए। तो आज हमने क्या किया भाई, टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन जिसे मैं बोला था सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, देन हमने उन दोनों के बीच में आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंस पढ़े कि क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्टेंस की होती है, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट की होती है, देन हमने न्यूमेरिकल देखा। तो होप सो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमसे आके लाइव में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।